Hello बच्चों, welcome to the science class. So from today onwards we are going to start chapter number 1 of 10th chemical reactions and equation. So सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास का डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपने 7 और 6 क्लास दोनों में ये चीज पढ़ा होगा, व्हाट दैट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंसेस और बहुत सारे एग्जांपल आपने पढ़े होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों पे डिस्कशन करते हैं. देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है? व्हेन ओनली चेंज इन स्टेट, केवल और केवल किस में चेंज दिखे? स्टेट में. स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्जन दिखे. ठीक है, तो उसे तुम फिजिकल चेंज बोलोगे. लेकिन ये डेफिनेशन या ये जो पॉइंट है फिजिकल चेंज के लिए वो उतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा डिफाइन नहीं कर सकता है फिजिकल चेंज को. तो इसके लिए क्या कहें? इसके लिए बोलेंगे नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. मतलब कोई भी नया सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है फिजिकल चेंज के दौरान. ठीक है, मीन्स यहां पे लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस. मतलब जो आइडेंटिटी होता है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस को तुमने क्या किया? मेल्ट कर दिया, वाटर बन गया. ठीक है, अब एक आइस में भी H2O है और जब लिक्विड बन गया उसमें भी क्या है? H2O है. देन दैट्स सिंपल ऑफ फिजिकल चेंज. देखो, कोई भी सब्सटेंस नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ. ऐसे जितने भी प्रोसेस है, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ठीक है, कंडेंसेशन तुमने पढ़ रखा है, ये अगर सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? ये फिजिकल चेंज. ठीक है, इसके अलावा तुमने इवापोरेशन पढ़ा होगा. ठीक, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, चलो बताओ इसका क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. अगर एक ग्लास था उसको तुमने तोड़ दिया, ठीक है, तो वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? ठीक है, फिजिकल चेंज हम कैसे पता लगाते हैं? चेंज इन स्टेट. का स्टेट में चेंज हुआ, पहले भी ग्लास सॉलिड था और अभी टूटने के बाद भी सॉलिड है, तो यहां से तुम नहीं पता लगा सकते, लेकिन इस पॉइंट से तुम पता लगा सकते हो. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कोई भी नया सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है, पहले भी ग्लास था और अब भी ग्लास है, केमिकल नेचर उसका सेम है, इसलिए वो कौन सा चेंज कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा. ठीक है, इसमें क्या, इसमें हम बोलेंगे कि atoms of the reactant are rearranged and forms a new substances. मतलब जो एटम्स होते हैं किसी रिएक्टेंट के अंदर वो रीअरेंज हो जाते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और नए सब्सटेंस का निर्माण कर देते हैं. इसके क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल चेंज. ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात करें तो इसमें क्या होगा? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. मतलब नया सब्सटेंस यहाँ पे बन जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में सोचिए कि अपने जो हम खाते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, पचता है. वो कौन से प्रोसेस से होता है? बेसिकली दोनों प्रोसेस होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन कौन है? केमिकल प्रोसेस. बिकॉज एंजाइम के बिना फूड का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एंजाइम इज अ कैटलिस्ट एंड इट कैटलाइजेस द रिएक्शन नियर अबाउट मींस थाउजेंड्स टाइम. क्लियर? मीन्स अगर विदाउट एंजाइम तुम देखो जो फूड का डाइजेशन है वो नियर अबाउट 40 to 50 ईयर्स लग जाएंगे फूड के डाइजेशन में टाइम. लेकिन अगर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अगर फूड का डाइजेशन हो रहा है तो वो आसानी से हार्डली 3 to 4 आवर्स में फूड का डाइजेशन हो जाता है. ठीक, इसके अलावा
रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन का पीस था उसको तुम उठा के बाहर एटमॉस्फेयर, तुमने ओपन एटमॉस्फेयर में फेंक दिया तो क्या होगा, कुछ समय बाद उस पर जंग लग जाता है, वो भी क्या है केमिकल चेंज, क्योंकि जंग लगने के बाद उसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑक्साइड की वजह से उसका वेट भी बढ़ जाता है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसके अलावा रेस्पायरेशन करते हो, रेस्पायरेशन में भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ये जितने भी हैं सब में क्या हुआ है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंज कहलाते हैं। बोलो बच्चों समझ में आया? तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज है, ठीक। अभी देखो ये केमिकल चेंज कुछ और नहीं, यही केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है आपके वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं, यही जो केमिकल चेंज है यही कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं दे ऑल नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हेन द एटम्स ऑफ reactants are rearranged to form a product, to form a product, यहाँ लिख देंगे न्यू सब्सटेंस, मतलब वो रिएक्टेंट से बिल्कुल आइडेंटिटी उसकी अलग होगी, प्रोडक्ट वाया breaking of old bonds and formation of new bonds। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड तुम्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो नया वर्ड अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा आपको, पहले ये समझ लो डेफिनेशन का मतलब क्या है, कि जब भी क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट्स के एटम है वो आपस में रीअरेंज होंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किसके थ्रू ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब जो पुराने बॉन्ड थे वो टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, इसकी मदद से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं एक जनरल केस लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ ए और बी ये साथ साथ रहते थे, ठीक है। ये जो भी एलिमेंट्स या जो भी एटम आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होते हैं, मतलब एक रस्सी समझ लो, ठीक है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसी को बोलते हैं क्या, बॉन्ड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज नोन एज बॉन्ड, ठीक। अब मान लेते हैं इससे रिएक्शन करने आया किसका, सी। अब सी ने किया क्या, देखो ए जो था वो अलग हो गया, बी के साथ सी आ गया, ये हो गया। अब देखो पहले ए भी एक कंपाउंड था, सी अलग था, अभी ए अलग एक कंपाउंड हो गया, बी सी अलग हो गया। तो यहां से तुम देख सकते हो एक नए सब्सटेंस का निर्माण हो गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे मैंने लिया एक ऐसे लिए थे, थोड़ा सा इजी, HCl, पता है तुम्हें कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया, मान लेते जिंक डाल दिया, ठीक है। हमने एक मेटल डाल दिया, तो मेटल करता क्या है, जिंक आगे जाके +2 पे जाएगा, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है, और यहाँ पे बना लेगा Zn+2 का होगा, Cl-1 का होता है, तो बन जाता है ZnCl2, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक। तो इसमें अगर देखो पहले HCl था, जिंक अलग कंपाउंड था, यहाँ पे ZnCl2 बन गया, जिंक क्लोराइड अलग कंपाउंड बन गया, और हाइड्रोजन गैस बन गया, अलग कंपाउंड बन गया। तो जब भी क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट्स के एटम्स हैं वो रीअरेंज होंगे, आपस में रीअरेंज होंगे, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, ठीक है। किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट बन गया। किसकी वजह से, इनके बीच में बॉन्ड टूटा और इनके बीच में बॉन्ड बना, देखो इनके बीच में बॉन्ड बना, ये बना, इनके बीच का जो बॉन्ड था वो टूट गया, ठीक। देखो कैसा होता होगा, पहले H और Cl साथ साथ रहते थे,
लेकिन जिंक बहुत देर से घूर रहे थे, देख रहे थे कि Cl और H बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, लेकिन जिंक को ये भी पता था Cl जो है बहुत अच्छा और कारगर है, मतलब काम लायक है, आगे काम आ सकता है। तो ये करता क्या है, जाता है Cl का काम करने लगता है। कहाँ उनके साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो, हम तुमको फायदा देंगे। तो क्या करता है Cl अपने फायदा सोचने के लिए इसके साथ जुड़ जाता है, बना के लेता है, इनके पीछे पॉट बन जाता है। दो Cl ऐसे आके जुड़ जाते हैं जिनके साथ, दो Cl जुड़ेंगे तो ZnCl2 लिख दिया, और ये हाइड्रोजन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो निकल जाएगा ये, ठीक है। ऐसे देखो दो Cl चाहिए ना, बैलेंस करोगे तो दो Cl निकलेगा, दो हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक। तो ये जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट गए और नए बॉन्ड बन गए। तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, यही है क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना, क्लियर समझते जाओगे कि क्या कंसेप्ट है, बॉन्ड क्या है, वो क्या है, ठीक। तो बॉन्ड समझ में आ गया होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी एटम के बीच, उसे हम बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो और भी एग्जांपल ले लें। कभी भी मैग्नीशियम को क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाओगे, ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो क्या होगा, क्या ये मैग्नीशियम बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। बोलो आ रहा है समझ में। कभी भी किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड के बर्न करोगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये तुम घर पे करके भी देख सकते हो। एक्टिविटी नंबर 1.3 जो एक्टिविटी है वो यही है, क्या, Mg मैग्नीशियम, सॉरी दैट एक्टिविटी नंबर 1.1, मैग्नीशियम के रिबन को तुम बढ़िया से उसको साफ कर लो ताकि उसका ऑक्साइड जो भी हट जाए, ठीक है। उसको रब करने के बाद क्या करना है, बर्नर पे उसको बर्न करना है। बर्न करोगे तो ऑक्सीजन, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा कैसे पता लगेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है व्हाइट कलर। तो नीचे तुम कोई भी प्लेट रख दोगे तो उसमें व्हाइट कलर का जो भी मैग्नीशियम की बर्निंग के बाद जो भी इसका वेस्ट बचेगा वो उस प्लेट में इकट्ठा होता जाएगा, किस फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। बोलो आ रहा है समझ में। चलो ये हो गया। इसके अलावा इसमें कभी ये डाल दोगे लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसमें मान लेता है ये डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, PbI2 बन जाएगा और बन जाएगा KNO3, मतलब ये I इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बना, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शन। बोलो आ रहा है समझ में। बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मींस कैसे हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो फर्स्ट थिंग इज चेंज इन कलर। अगर आपको कलर में चेंज मिल रहा है यानी कि आप समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई होगी। अगला है चेंज इन स्टेट। तो स्टेट से आप पता लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं स्टेट में चेंज हो, क्योंकि अभी हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा था, उसमें स्टेट में चेंज था लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था। तो स्टेट में चेंज हो और नए सब्सटेंस बनने के साथ साथ तब केमिकल रिएक्शन होगा। अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी रिएक्शन से गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, नीचे सेटल डाउन हो रहा है सब्सटेंस रिएक्शन के बाद। और फिर लास्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में भी चेंज मिलता है किसी रिएक्शन में, यानी कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा, ठीक। तो केमिकल चेंज जो होता है वही केमिकल रिएक्शन है, लेकिन एक टर्म जो है आपकी हेडिंग में है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, और साथ में है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है समझते हैं। केमिकल इक्वेशन, अब देखो केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं, यही जो हमने रिप्रेजेंट किया है यही केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे एक टर्म मिला था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब यहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा। देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करो, अगर सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो एक
बात तुम याद रखो, क्या कि कभी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लैंग्वेज में बताएंगे, कैसे, जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड burn in the presence of oxygen from the magnesium oxide which is a white color waste, ऐसे बोलेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिखना पड़ेगा। अगर आपको कॉपी में लिखना हो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसी को शॉर्ट में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, तो हम मदद लेते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन उसको सिंबॉलिक, उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करने को कहते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। जैसे ऑफ आयरन विद वाटर प्रोड्यूसेस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो, एक तो ये तरीका किसी भी रिएक्शन को लिखने का, दूसरा तरीका केमिकल इक्वेशन के मदद से हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो आयरन का सिंबल Fe होता है, हमने लिख दिया Fe, ठीक है। वाटर का होता है H2O, और जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा इसका ऑक्साइड, इस फॉर्म में बनाएगा Fe3O4। ऐसा क्यों बनाता है, देखो Fe+2 में भी रहता है +3 में रहता है, तो नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हो गया, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। देखो ये था लैंग्वेज के फॉर्म में, और ये था इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो कौन सा इजी लिखना, इक्वेशन वाला लिखना इजी है, आराम से थोड़े पेज में और थोड़े स्पेस में और थोड़े टाइम में आप इजीली लिख सकते हो। और कोई भी चीज इजी करने के लिए ही पढ़ाई जाती है, ठीक है, चीजें इजी हो जाए, आसान हो जाए, और इसीलिए तो पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक वे में, ताकि चीजें इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो ये जो तरीका था ये गड़बड़ था, इतना लैंग्वेज में लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो हमने सहारा लिया इसका सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया किसको, केमिकल रिएक्शन को, ठीक। अब इस रिएक्शन को समझो। देखो एरो के इस साइड इसको बोलते हैं LHS, आपने मैथ में पढ़ा होगा, और इसे बोलेंगे RHS, ठीक। एरो के लेफ्ट हैंड साइड ये कहलाता है रिएक्टेंट। जनरली एरो के लेफ्ट हैंड साइड ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और जिसका फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं अपन लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है। एरो को इधर क्या है, ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट या रिएक्शन में जो यूटिलाइज होने वाले हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये एरो क्या बताता है, देखो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कि मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। अगर इधर से रहता है मतलब ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में है मतलब ये रिएक्टेंट का रिएक्शन हो रहा है और बन क्या रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो ये मतलब रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है, क्या, एरो, ठीक। चलो कुछ चीजें और हैं, देखो जैसे हमने इस पे ये पास किया, हाइड्रोजन गैस पास किया, और यहाँ पे आया CH3OH, ठीक है। इसको तुम बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस कर लो। इसका नाम है मेथेनॉल, आगे नाम लिखना सीखो। इसका नाम है मेथेनॉल, और वैसे बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल। इसको वुड स्प्रिट, कॉमन नेम वुड स्प्रिट ही बोलते हैं। देखो जब भी इसको हम लोग बनाते हैं, मेथेनॉल बनाते हैं, तो इसमें कुछ प्रेशर की जरूरत पड़ती है। लगभग 300 ATM एटमॉस्फेयर, वही प्रेशर की यूनिट, ठीक है। 300 ATM प्रेशर की जरूरत पड़ती है। अब देखो जो भी एक्स्ट्रा चीज है, हीट, प्रेशर, कभी भी दिखाना होता है तो हम कहाँ दिखाते हैं, हमेशा एरो के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो मैंने हीट दिखाया आपको एरो के ऊपर। कभी भी हीट, कैटलिस्ट के बारे में लिखना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, वो सारी चीजें, सारी जानकारी कहाँ लिखी जाएगी, एरो के ऊपर, ठीक है। आगे
आगे सबसे लास्ट चीज याद रखोगे, जब भी कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हर एक जो भी एलिमेंट है उनका हम लोग स्टेट भी दर्शा देते हैं। स्टेट मतलब किस स्टेट में, सॉलिड में, लिक्विड में, कैसा है, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन को देखो, इस तुमने अभी कराया था MgO का, ठीक। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए था, हीट चाहिए था। मैंने हीट यहाँ डेल्टा बनाते, डेल्टा का मतलब हीट चाहिए, ठीक है। अब बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर भी स्पेसिफाई करते हैं, जैसे 300 के ऊपर चाहिए तो स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और मतलब 100, 150, 200, 300 ऐसे चाहिए तो स्पेसिफाई करते हैं। अब इसके अलावा हर एक एलिमेंट या कंपाउंड के आगे उसका स्टेट लिखेंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होगा, और ऑक्सीजन जो होता है वो गैस वाला आता है, और ये भी कैसा बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके हम आगे स्टेट लिखेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, ये बन जाएगा लिक्विड फॉर्म, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मतलब ये इस स्टेट में बनेगा, ठीक। ऐसे ही एक रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा, CO2 प्लस वाटर gives C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ अमाउंट में वाटर भी रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन किसकी है, कुछ याद वाद है किसी को? ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, ठीक है। तो देखो इसमें सनलाइट लगता है तो हमने यहाँ एरो के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चीज है एरो के ऊपर लिख देंगे, सनलाइट लिख दिया। क्लोरोफिल लगता है, यहाँ पे लिख दिया क्लोरोफिल लिख दिया, ठीक। अब इसके स्टेट लिखते हैं। देखो CO2 जो है वो गैसेस स्टेट में तो होता है, लेकिन जब पत्तियों के अंदर जाता है वाटर से डिसॉल्व होके ये एक्वस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। जब ये लिखा हो बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये लिक्विड होगा, ये जो ये बनेगा ये भी एक्वस फॉर्म में बनेगा, डिसॉल्व फॉर्म में बनेगा, ये भी डिसॉल्व फॉर्म में बनेगा, और ये लिक्विड, ठीक है। अब देखो जहाँ भी AQ लिखा हो ये क्या होता है, लिक्विड तो समझ में आता है, एक ही AQ का मतलब क्या होता है। देखो जब भी कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व, ये मान लो वाटर तुमने ले रखा है, ठीक है, वाटर के अंदर घोल हो गए तो जो सॉल्यूशन बनेगा ये कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। When any compound is dissolved in a water, then that solution is known as aqueous solution. किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में है, ये वाटर में डिसॉल्व किया तुमने तो आगे नाम में क्या लगेगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो कहीं भी एक्वस लगा हो इसका मतलब समझ जाना वो वाटर में डिसॉल्व है, ठीक। तो ये बात थी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की। अब इसके आगे अपन लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसको नोट करो, फिर पढ़ेंगे अगले लेक्चर, ठीक है।